स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं उस जबरदस्त यूट्यूब थ्रिलर की जिसने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर। ये एक पूरी तरह से काल्पनिक लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जो कूटनीति, इंतकाम और एक बेहद सटीक मिलिट्री स्ट्राइक के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए इस रोमांचक कहानी के हर पहलू को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या छिपा है। लेकिन इस पूरी कहानी की असली जड़ कहाँ है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे जज्बात से। एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी कसम जो आज से ठीक 25 साल पहले ली गई थी। ये महज कोई रातों रात बनाया गया मिलिट्री प्लान नहीं है, बल्कि दशकों पुराने एक भारी हिसाब को बराबर करने की बहुत ही सोची समझी रणनीति है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द पहलगाम ट्रिगर से। वो 22 अप्रैल 2025 की दोपहर थी। पहलगाम के बैसरण घाटी बिल्कुल शांत और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन दोपहर 1:30 पर जो नज़ारा एकदम शांत था, ठीक 15 मिनट बाद यानी 1:45 पर वहां भयानक तबाही मच गई। 5 से 6 हथियारबंद आतंकियों ने अचानक धामा बोल दिया। सोचिए, सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर 300 राउंड से ज्यादा गोलियां चलीं और 26 बेगुनाहों की जान चली गई। इन 26 लोगों में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, जिनकी शादी को अभी मुश्किल से 6 दिन ही हुए थे। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है, वो है दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का आमना सामना। एक तरफ वो बेरहम हमलावर हैं जो लोगों को उनके धर्म यानी हिंदू या मुसलमान के नाम पर छाट कर मार रहे हैं, और दूसरी तरफ है आदिल हुसैन, एक लोकल कश्मीरी मुसलमान जो एक हिंदू टूरिस्ट को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये एक ऐसा बलिदान है जो उस नफरत और बांटने वाली सोच पर बहुत भारी पड़ता है। इस भयानक घटना के बाद बारी आती है कूटनीतिक और रणनीतिक तैयारी की। हमले के बाद का रिस्पॉन्स एकदम तेज और सटीक था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत हथियारों से नहीं हुई। बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को राजनीतिक और आर्थिक रूप से घेरने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया। उसके तुरंत बाद अटाली बॉर्डर सील करके सारे वीजा कैंसिल कर दिए गए, और तो और सभी OTT प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी फिल्मों और म्यूजिक को पूरी तरह से हटा दिया गया। ये सारी तैयारियां चल ही रही थीं कि स्ट्रैटेजी रूम में एक बहुत ही पुरानी और कड़वी याद ताज़ा हो जाती है। 1999 का IC-814 हाईजैक। कहानी में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के लिए वो पुरानी बेबसी एक ऐसा नासूर है जो उन्हें बार बार याद दिलाती है कि अब इंडिया कभी भी उस तरह से मजबूर नहीं होगा। ये महज एक डायलॉग नहीं है, बल्कि इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू होता है एक बहुत बड़े स्तर का खुफिया ऑपरेशन। रॉ और NTRO पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। रेडियो सिग्नल्स की रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। आसमान से सैटेलाइट्स और ड्रोन्स पैनी नजर रखने लगते हैं। कुल 21 आतंकी कैंप्स की पहचान की जाती है और फिर बहुत ही बारीकी से छटनी करके ऐसे 9 कैंप्स को फाइनल किया जाता है जिनका सीधा कनेक्शन भारत में हुए पिछले हमलों से था। अब चलते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, द डीकॉय मैनूवर। देखिए, किसी भी बड़े ऑपरेशन में दुश्मन को चकमा देना सबसे जरूरी होता है। यहाँ उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा भ्रम जाल बिछाया जाता है। देश के 244 शहरों में एक विशाल मॉक ड्रिल की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। नतीजा, दुश्मन का पूरा फोकस नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन असलियत क्या थी? असल तैयारी तो साउथ में तंजावुर एयरबेस पर एकदम खामोशी से चल रही थी। ये मास्टर स्ट्रोक वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर आता है वो पल, एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 की वो रात। ये सिर्फ एक रात की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि दशकों पुराने जख्मों का हिसाब था। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, जहां पहलगाम के हमलावरों को ट्रेनिंग मिली थी। मुरीदगे का मरकज तैयबा, जिसका सीधा हाथ 2008 के मुंबई हमलों में था। और बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, जिसने 2001 के संसद हमले और पुलवामा की साजिश रची थी। इन सभी को एक एक करके सटीक निशाने पर लिया जाता है। इस पूरे स्ट्राइक का स्केल इतना विशाल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वक्त लगा सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 25 मिनट के अंदर 9 अलग अलग आतंकी कैंप्स को मटियामेट कर दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हो गया। इसमें बहावलपुर पर जो स्ट्राइक हुई वो बहुत ही पर्सनल थी। वहां कौन कौन मारा गया? IC-834 हाईजैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर, मसूद अजहर के 2 साले और कई सीनियर कमांडर। कुल मिलाकर एक ही रात में मसूद अजहर के 10 रिश्तेदारों का सफाया कर दिया गया।
ये साफ तौर पर 1999 के कंधार वाले उस पुराने चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करने का एक तरीका था। अब नजर डालते हैं इसके अंजाम पर, आफ्टरमैथ एंड अनरिजॉल्व्ड थ्रेट्स। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। स्ट्राइक से बस 3 घंटे पहले ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर बड़े कॉन्फिडेंस से पोस्ट किया था, चैन से सो जाओ, पीएफ जाग रही है। लेकिन जब उन्होंने पलटवार करने की कोशिश की तो हकीकत कुछ और ही निकली। भारत ने उनकी सारी मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया, उनके 5 फाइटर जेट्स मार गिराए, लाहौर का रेडार तबाह कर दिया और उनके 11 एयर बेसेस को भारी नुकसान पहुंचाया। ये पूरा का पूरा टकराव जितनी तेजी से शुरू हुआ था उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। महज 3 दिन बाद यानी 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से हॉटलाइन पर कॉल आती है। वो सीज फायर की मांग करते हैं। भारत अपनी कड़ी शर्तें रखता है और बिना किसी देरी के उन शर्तों को मान भी लिया जाता है। अब कहानी का सबसे पावरफुल और सिंबॉलिक मोमेंट आता है। अगर हम शुरुआत को याद करें तो हमलावरों ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर मारा था। उसके बिल्कुल उलट जब भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है? कर्नल सोफिया कुरैशी, जो एक मुस्लिम है, और विंग कमांडर वमिका सिंह, जो एक हिंदू है। ये एक साथ मिलकर दुनिया के सामने आती हैं। ये उस नफरत भरी विचारधारा को दिया गया सबसे करारा और एकजुट जवाब था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा किया गया वो बहुत ही साफ और स्पष्ट था। 9 टारगेट, 9 सटीक निशाने और सबसे बड़ी बात, 0 सिविलियन कैजुअल्टी। वीडियो सबूत पेश किए गए कि इस पूरी कार्रवाई में किसी भी एक बेगुनाह नागरिक की जान नहीं गई। तो आखिर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? ये बहुत ही इमोशनल कनेक्शन है। सिंदूर, जो एक सुहागन हिंदू महिला का प्रतीक होता है, इस कहानी में हिमांशी के उस दर्द से जुड़ता है जिसने शादी के सिर्फ 6 दिन बाद अपने पति को खो दिया था। उसी के उजड़े हुए सिंदूर और उस व्यक्तिगत त्रासदी से ही इस इतने बड़े ऑपरेशन को अपना नाम मिला, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन जाते जाते ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने उन कैंप्स और इमारतों को तो खाक में मिला दिया, लेकिन उस जहरीली विचारधारा का क्या जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था? क्या सिर्फ हथियारों और मिलिट्री स्ट्राइक से उस बुनियादी नफरत को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में काफी देर तक गूंजता रहता है।